नमस्कार साथियों, मैं हरीश प्रकाश सोलंकी प्रकाश क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों आज हम जो सीरीज लेकर आए, इतिहास की सीरीज लेकर आए, जिसके अंदर हम इतिहास का जो कंप्लीट जो सिलेबस है, भारतीय इतिहास का जितना भी जो सिलेबस है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आईएएस की या और अदर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी, ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली साथियों। और काफी क्वेश्चंस मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके उतना सिलेबस मैंने इस सीरीज के अंदर कवर करूंगा, ताकि आपके ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन कवर हो। और एक बार हमारा अगर कोई टॉपिक कंप्लीट हो जाता है साथियों, तो उसके बाद में कोशिश करेंगे कि उससे रिलेटेड जो प्रश्नोत्तर है, उससे क्वेश्चंस हम देखेंगे किस प्रकार एग्जाम्स में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, या एग्जाम्स में कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं लास्ट पेपर्स के अंदर, तो ये देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं साथियों इतिहास की सीरीज। और इतिहास की सीरीज स्टार्ट करने से पहले देखिए साथियों, हम प्राचीन भारत से प्रारंभ करते हैं। प्राचीन भारत कहां से प्रारंभ कर रहे हैं साथियों? हम हमारी सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं प्राचीन भारत से प्रारंभ कर रहे हैं। और प्राचीन भारत को जैसे इतिहास को भी हम तीन पार्ट में बांटते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। उसी प्रकार से हम इतिहास को भी, जो प्राचीन भारत का इतिहास है साथियों, उसको भी हम कितने भागों में बांटते हैं? उसको भी हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला जो भाग है साथियों, उसको कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। क्या कहते हैं साथियों? प्राग ऐतिहासिक काल। पहला कौन सा पोर्शन है? पहला पोर्शन है प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरे की अगर हम बात करें तो कौन सा? आद्य ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। और तीसरे की अगर बात करें हम साथियों, तो तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। तीसरे की अगर हम बात करें ऐतिहासिक काल। साथियों मैं कोशिश करूंगा कि ये जो सीरीज है, इस सीरीज को हम डायरेक्ट ऐसी कैसे इंग्लिश लैंग्वेज में भी लाने की कोशिश करेंगे, जिससे जो हमारे इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स उनको भी काफी बेनिफिट मिलेगा साथियों। तो बहुत जल्दी हम इंग्लिश की सीरीज भी लेकर आएंगे, जिसके अंदर जो कंप्लीट जो सिलेबस है वो हम किसमें कवर कराएंगे? हम इंग्लिश के अंदर कवर करवाएंगे साथियों। देखिए हम बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल की। तो देखिए प्राग ऐतिहासिक काल को हम साथियों कितने भागों में बांटते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल की भी अगर बात करें तो प्राग ऐतिहासिक काल को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला पाषाण काल, पहले की बात करें पाषाण काल, और दूसरे की बात करें तो हम ताम्रयुग। किसमें बांटेंगे? पाषाण काल और ताम्रयुग। और अगर ताम्रयुग की भी अगर हम साथियों अगर बात करते हैं, तो ताम्रयुग को भी हम मुख्य तौर पर कितने भागों में बांटते हैं? पाषाण काल को भी हम मुख्य तौर पर तीन भागों में बांटते हैं। कौन सा? पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। नव पाषाण काल किस किस में बांटते हैं साथियों? इसको भी हम मुख्य तौर पर तीन भागों में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसी के बाद में अगर मध्य पाषाण काल की बात करें साथियों, देखिए यहां पर हम जो बात करेंगे साथियों, यहां पर जो मानव था ना, वो पूरी तरह किस पर निर्भर था? यहाँ पर मानव पूरी तरह से पत्थरों पर निर्भर था। मानव यहाँ पर पूरी तरह से पत्थरों पर निर्भर रहेगा, तो दिखते बात तो खाना बनाने के जो सामान होंगे, या यूं बात करें उसके जो औजार होंगे, शिकार करने, खाना तो बना नहीं सकता था, तो दिखते बात यहाँ औजार होंगे, वो सब किसके बने होंगे? पत्थर के बने होंगे। परंतु ताम्रयुग की अगर हम बात करें साथियों, यहाँ पर जो मानव के जो उपकरण होंगे ना, वो सारे किसके बने होंगे? यहाँ पर मानव के सारे उपकरण किसमें बने होंगे? तांबे के उपकरण बनेंगे। वो दिखती बात है, अगर तांबे के उपकरण होंगे तो मानव अपना जीवन और भी क्या कर लेगा? और भी सुलभ कर लेगा, और भी अच्छी तरह से अपनी जो जीवन शैली या अपने जीवन जीने का तरीका, उसमें और भी क्या कर सकता है? सुधार कर सकता है साथियों। इसके बाद में अगर हम बात करें कि आद्य ऐतिहासिक काल में, देखिए साथियों इनका मैं टाइम पीरियड आपको भी लिखवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आराम से इसका टाइम टेबल लिखूंगा। पहले आपको एक एक पीरियड समझा देता हूं। अगर हम बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की, तो साथियों आद्य ऐतिहासिक काल में हम जो पढ़ते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल में भी क्या होता है? जो मानव था वो तांबे के साथ एक धातु और मिलाता है, टिन। क्या मिलाता है साथियों? यहाँ पर मानव या तांबे के साथ टिन मिलाकर एक नई धातु की खोज कर लेता है। और कौन सी धातु की खोज कर लेता है? कांसे की खोज कर लेता है। किसकी खोज कर लेता है साथियों? यहाँ पे कांसे की खोज कर लेता है। तो मानव यह कांसे की खोज कर लेता है। इसी कारण कांसे की खोज करने के कारण इसको हम एक नाम से और जानते हैं, किस नाम से? कांस्य युग के नाम से। किस नाम से जानते हैं इसको साथियों? हम कांस्य युग के नाम से जानते हैं। और कांस्य युग में हम पढ़ते हैं कि कांस्य युग में सबसे पहले आप कौन सी सभ्यता, क्या चीज पढ़ेंगे? इसी टॉपिक का नाम सबसे पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। क्या पढ़ते हैं साथियों? सिंधु घाटी सभ्यता। क्या पढ़ते हैं साथियों? इसी का नाम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता में क्या हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे की खोज हुई थी। इसी कारण सिंधु घाटी को अपन क्या पढ़ते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हम किस नाम से जानते हैं? इसी को हम कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं।
और इसी के बाद में हम बात करते हैं तो दूसरा जो टॉपिक इसमें पढ़ते हैं, इसी का हम क्या पढ़ते हैं साथियों, इसी के अंदर हम जो दूसरा सबसे मेजर टॉपिक जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अपन वैदिक काल। कौन सा पढ़ते हैं? वैदिक काल। ये टॉपिक अपन किसके अंदर पढ़ते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर पढ़ते हैं साथियों, वैदिक काल। और वैदिक काल में अगर आगे हम बात करें तो हमारे देश में जो 16 महाजनपद हुआ करते थे उनमें सबसे जो बड़ा महाजनपद निकल के आया था, उभर के आया था, वो कौन सा आया था? वो मगध महाजनपद उभर के आया था। मगध जो महाजनपद था साथियों, बिहार प्लस झारखंड, ये जो क्षेत्र है साथियों, ये क्षेत्र मिलके कौन सा क्षेत्र बना था? ये क्षेत्र मिलके मगध क्षेत्र बना था। कौन सा क्षेत्र बना था? मगध। और इसकी जो राजधानी है साथियों, अगर मैं इसकी राजधानी की बात करूं तो इसकी जो राजधानी, वो राजधानी निकल के आई थी पाटलिपुत्र। कौन सी निकल के आई थी साथियों? पाटलिपुत्र इसकी राजधानी निकल कर आई थी। और पाटलिपुत्र को ही वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं? पाटलिपुत्र को वर्तमान में हम जानते हैं पटना के नाम से। किस नाम से जानते हैं साथियों? पाटलिपुत्र को हम वर्तमान में पटना के नाम से जानते हैं। तो इसी में हम देखेंगे, किसमें? ऐतिहासिक काल में, कि जो मगध साम्राज्य का उदय हो चुका था और मगध साम्राज्य में कुछ वंशजों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें हम कुछ वंशजों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जिस वंशज के बारे में पढ़ते हैं तो ये बात करें कि यहाँ पर जितने भी जो महाजनपद काल में वैदिक सभ्यता, जितने भी जो वेद वगैरह थे उन वेदों के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। और इस सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इसके कालीन या इसके समकालीन और भी कौन कौन सी सभ्यताएं रही है उन सारी सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि ऐतिहासिक काल, तो ऐतिहासिक काल में कुछ राजवंशों के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें पढ़ते हैं हर्यक वंश, शिशुनाद वंश, ठीक है। इसमें अगर बात करें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? मौर्यों के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? मौर्यों के बारे में पढ़ते हैं। इसी में अगर बात करें तो हम इसी में किस वंश के बारे में पढ़ते हैं? नंद वंश के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसी के बारे में अगर बात करें, अगर और आगे हम अगर बात करें तो इसमें शुंग वंश, कर्णव वंश, आंध्र सत्वार वंश, गुप्त वंश, तो ये क्या करते हैं? शुंग वंश, कर्णव वंश और आंध्र सत्वार वंश। और आगे अगर बात करें इसमें क्या पढ़ते अपन? गुप्त वंश। ये जितने भी जो राजवंश है साथियों, इन सभी राजवंशों के बारे में कहां पढ़ते हैं? इन सभी राजवंशों के बारे में ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं। इसी राजवंशों के अलावा हम अगर थोड़ी सी और आगे और बात करें साथियों, तो राजवंशों के अलावा देखिए इसी में हम कुछ धार्मिक आंदोलन भी पढ़ते हैं, कुछ धर्म का उदय भी पढ़ते हैं। तो देखिए इसी के अंदर कुछ हम धर्मों का उदय भी पढ़ते हैं साथियों। तो इसी का हम कौन कौन से धर्म पढ़ते हैं? इसी का हम अगर बात करें तो इसी का हम पढ़ते हैं वैष्णव धर्म, भागवत धर्म। और आगे अगर हम बात करें वैष्णव धर्म, भागवत धर्म, और इसी का अगर आगे बात करें हम जैन धर्म, और इसी का अगर आगे हम बात करें तो कौन सा? बौद्ध धर्म। इन सब के बारे में हम यहीं पर पढ़ते हैं साथियों। और इसी के बाद हम आइए स्टार्ट करते हैं जो हमारा जो मेन टॉपिक है। तो एक बार वापस इस चीज को समझ लेते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल में हम किस दो फेज में पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं पाषाण काल और दूसरा पढ़ते हैं हम ताम्रयुग। पाषाण काल को मोटे तौर पर हम कितने भागों में बांटते हैं? पाषाण काल को भी मोटे तौर पर हम 3 भागों में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। उसके बाद में हम किसके बारे में? उसके बारे में हम आद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं। और आद्य ऐतिहासिक काल में क्या क्या पढ़ते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर साथियों हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या युग। सिंधु घाटी सभ्यता में हम किसकी खोज हुई थी? कहां से खोज हुई थी? इसी कारण से क्या कहा जाता है? इसी कारण से कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसी के बारे में आर्यंस के बारे में पढ़ते हैं। और आर्यंस के बारे में पढ़ते हैं तो आर्यन ने किस चीज का विकास किया? इसमें वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं। तो इसमें हमारे जितने भी जो वेद है इन सारे वेदों का किस प्रकार से उदय होता है। और उसी के बाद में हम क्या पढ़ते हैं? हमारे जो 16 महाजनपद, उनमें से एक सबसे बड़ा महाजनपद उभर के आया था, मगध महाजनपद। तो इसके बाद में हम मगध महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे साथियों। और मगध महाजनपद में भी क्या पढ़ते हैं? हर्यक वंश, शिशुनाथ वंश, महाजनपद में क्या क्या पढ़ते हैं? हर्यक वंश, शिशुनाथ वंश, मौर्य वंश, नंद वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, आंध्र सत्वार वंश और गुप्त वंश के बारे में पढ़ते हैं। और इसी के समय कुछ हम धर्मों के उदय के बारे में पढ़ते हैं, जैसे शैव धर्म, वैष्णव धर्म, भागवत धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो ये जो जितने भी धर्म है साथियों, ये जितने भी जो धर्म है, इन सभी धर्मों के बारे में हम कहां पढ़ते हैं? इन्हीं सभी धर्मों के बारे में इस ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं साथियों। आइए हमारी जो जर्नी है साथियों, जो हमारा सफर है इतिहास का, वो शुरू करते हैं। और कोशिश करूंगा साथियों कि जितने ज्यादा कंटेंट हो सके जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे साथियों, चाहे आप आरएस प्री की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आरएस मेंस या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, चाहे यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो साथियों, ये कंटेंट आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाला साथियों। और सभी
से निवेदन है साथियों कि हमारा जो YouTube चैनल है इसे लाइक कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूले। ठीक है साथियों, आप लोग हम आगे पढ़ेंगे साथियों इसको। आइए साथियों इसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पाषाण काल के बारे में साथियों। किसके बारे में पढ़ेंगे? पाषाण काल। क्या पढ़ेंगे साथियों? सबसे पहले हम पाषाण काल पढ़ेंगे साथियों। पाषाण काल का मतलब है क्या, ये समझिए। मानव जो अपना जो जीवन निर्वाह कर रहा है, या मानव जिस कारण अपने जीना मतलब जी रहा है, कि उसका मेन उपकरण क्या है, मतलब किस धातु के साथ। अब धातु तो किसी प्रकार का था नहीं है, धातु अगर किसी प्रकार का नहीं था तो मानव अगर शिकार करेगा तो किससे शिकार करेगा? पत्थरों से। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर का जो मानव होगा उसके पास सुख सुविधाओं के लिए कुछ दूसरा कोई साधन नहीं होगा। तो दिखती बात है, सुख सुविधाओं के लिए कुछ दूसरा साधन नहीं होगा, उसे किसी फसल का परिचय नहीं होगा, या यूं कह सकते हैं कि जो मानव जो होगा वो पूरी तरह से किस पर निर्भर होगा? वो शिकार पर निर्भर होगा। तो यह मानव क्या था? यहाँ पर मानव शिकारी था। पर मानव शिकारी तो था, पर तो शिकार किससे करेगा? तो यहाँ मानव शिकार किससे करता था? यहाँ पर मानव पत्थरों की सहायता से शिकार करता था। तो देखिए साथियों, अगर इसी की हम बात करें कि यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर मानव ने किसकी खोज कर ली थी? यहाँ पर मानव ने आग का आविष्कार कर लेता। किसका आविष्कार कर लेता? मानव ने यहाँ पर आग का आविष्कार कर लेता, और आग का आविष्कार कर लिया तो दिखती बात है मानव का, मनुष्य का जो जीवन होगा वो क्या हो जाएगा? और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अब वो दिखती बात है, मनुष्य ने अगर यहाँ पर आग का आविष्कार कर लिया होगा तो मनुष्य यहाँ पर अपना जीवन जीने का जो तरीका है, अब भोजन को पहले वो कच्चा ही खाता था, ये डायरेक्ट भोजन को ग्रहण करता था। अब यहाँ मानव जो भोजन जो ग्रहण करेगा वो किसको ग्रहण करेगा? वो मानव यहाँ पर भोजन पकाकर खाएगा। तो मानव ने यहाँ पाषाण काल में मानव ने किसकी खोज कर ली थी? पाषाण काल में मानव ने आग की खोज कर ली थी। आग की खोज तो कर ली है, परंतु आग का पूरी तरह से वो उपयोग करना यहाँ पर नहीं सीखा है। यहाँ पर मनुष्य ने केवल क्या कर लिया था? यहाँ पर मनुष्य ने केवल आग की खोज कर ली थी। इसी के बाद में अगर बात करें तो मनुष्य यहाँ पर क्या करता था? यहाँ पर पत्थरों का इस्तेमाल करता था। क्या करता था? पत्थरों का इस्तेमाल, या यूं कह सकते हैं यहाँ पर मानव किसका उपयोग कर रहा है? यहाँ पर मानव पत्थरों का उपयोग कर रहा है। देखते बात है, मानव पत्थरों का उपयोग करेगा तो मानव के जितने भी जो उपकरण होंगे वो सारे उपकरण किसको होंगे? पत्थरों का उपयोग करेगा, या यूं कह सकते हैं पत्थर के औजारों का उपयोग कर रहा है। किसका उपयोग करेगा? यहाँ पत्थरों के औजारों। किसका करेगा? पत्थरों के औजार। अब मानव के जितने भी जो पत्थर होंगे वो क्या, जितने भी जो औजार होंगे वो किसके बने होंगे? वो सारे पत्थरों के बने होंगे साथियों, पर उनका कोई शेप नहीं होगा। अब देखिए, मानव मानिए कि मानव किसी जंगली जानवर को मार रहा है। अगर जंगली जानवर को मारा तो उसके जो उपकरण होंगे, उसके जो हथियार रहेंगे, उन हथियारों का किसी प्रकार से क्या नहीं होगा? कोई साइज नहीं होगा, कोई शेप नहीं होगा। यहाँ के जो हथियार रहेंगे मानव के, वो बेडोल रहेंगे। बेडोल का मतलब किसी प्रकार की साइज नहीं है, केवल हाँ उनसे मनुष्य का क्या चल रहा है? केवल उनका काम चल रहा है। तो यहाँ पर क्या रहेंगे? मानव क्या रहेगा? यहाँ पर मानव के हथियार क्या रहेंगे? पत्थर रहेंगे। और उस हथियारों में हमको कुछ चीजें, कुछ साक्ष्य मिले, तो उन साक्ष्य में देखिए सर हमको क्या मिले? यहाँ पर सबसे पहले मिला हैंड एक्स मिला। क्या मिला साथियों? मनुष्य हमको यहाँ सबसे पहले हैंड एक्स मिला है। हैंड एक्स की अगर बात करें तो हैंड एक्स के बाद में दूसरी चीज क्या मिली है? क्लीवर्स। क्या मिली है साथियों? यहाँ पर हमें क्लीवर्स के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद में अगर बात करें तो यहाँ पर क्या मिला? स्केपर्स। तीसरे अगर बात करें तो क्या मिला यहाँ पर? स्केपर्स। ठीक है साथियों, स्केपर्स भी हमको यहीं से मिला है। और इसके बाद में अगर बात करें, ये क्या थे? यही सब क्या थे? मानव के हथियार थे। क्या थे? मानव के, यहाँ यही सब मानव के हथियार थे। और इन्हीं की सहायता से मानव क्या कर रहा था? इन्हीं की सहायता से मानव बड़े किसी जंगली जानवर की क्या करता था? बड़े किसी जंगली जानवर का शिकार किया करता था। और ये हम इनके साक्ष्य नहीं मिले कि मानव जो शिकार करता था भोजन को पका के खाता है, किस प्रकार से खाता था। भाई हमको इसके साक्ष्य मिले कि मानव के जो हथियार हुआ करते थे, हैंडेक्स, क्लीवर, स्केपर्स, ये जो हथियार है साथियों ये किसके हैं? ये मानव के। यहाँ से जो हमको हथियार मिले, ये सारे हथियार हमको पत्थरों के मिले। तो इससे पता चलता है कि मानव के जीवन में पत्थर का कितना ज्यादा महत्व हुआ करता था। मानव जो अपना पूरा जीवन निर्वाह करता था केवल किसके ऊपर निर्भर था? केवल पत्थरों के ऊपर निर्भर था। मानव देखिए, अब हम बात करते हैं कि हमको जो साक्ष्य मिले पत्थरों के, ये जो साक्ष्य मिले, ये हमको साक्ष्य मिले कहां से? तो हम बात करें तो इनके जो साक्ष्य मिले हैं, कि जो साक्ष्य हैं मतलब पाषाण काल के हमको साक्ष्य मिले कहां से? पाषाण काल की अगर बात करें तो हमको जो साक्ष्य मिले साथियों, पहले साक्ष्य कहां से मिले? बेलन नदी घाटी। कहां से मिले? बेलन नदी घाटी। दूसरी अगर बात करें बेलन नदी घाटी के अलावा हमको कहां से मिले? सोहन नदी घाटी। कहां से मिले? सोहन नदी घाटी। और तीसरी अगर हम बात करें तो नर्मदा नदी घाटी।
कहां से मिले साथियों? हमको कहां से मिले? बेलन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी से हमको कहां के साक्ष्य से मिले? हमको पाषाण काल के साक्ष्य से मिले। किसके साक्ष्य से मिले साथियों? हमको यहाँ से पाषाण काल के साक्ष्य से मिले। पर ये जो उपकरण मिले साथियों, और भी जो चीजें हमको कहां से मिली है? हमको ये सारी चीजें यहां से प्राप्त हुई। तो इसको आगे और देखिए, अगर आगे और बात करें, यहाँ पर जो मनुष्य था साथियों, यहाँ पर मनुष्य पूरी तरह से अगर बात करें कि जो मनुष्य था जो मनुष्य था यहाँ पर मानव क्या था? मानव पत्थरों का उपयोग तो कर ही रहा है, पर पत्थरों के साथ यहाँ पर मानव क्या है? मानव यहाँ पर क्या है? शिकारी भी है साथियों। क्या है? मानव शिकारी है। मानव यहाँ पर क्या है? शिकारी है। मतलब अपना जीवन को जो निर्वाह है, वो जो अपना भोजन है, वो किस पर निर्भर था? पूरी तरह से शिकार पर निर्भर था। देखिए साथियों, ये जितनी भी जो हमको साक्ष्य मिले ना पत्थरों के, ये कहां से मिले? किसी ना किसी नदी घाटी के पास मिले। तो इससे पता चलता है कि मनुष्य जो था वो नदियों के पास रहा करता था, क्योंकि नदियों के पास उन्हें क्या मिल जाता था? उनको पानी भी मिल जाता था और सही प्रकार के भोजन, क्योंकि जितने भी जो जंगली जानवर आएंगे वो पानी पीने कहां आते थे? नदियों के पास आते थे। तो दिखती बात, नदियों के पास आएंगे तो मनुष्य एक शिकारी तो था ही, तो दिखती बार नदियों के पास अगर कोई आएंगे तो मनुष्य उनका क्या कर सकता? उनका शिकार कर सकता। आसानी से उनको मनुष्य को शिकार के लिए इधर से उधर क्या नहीं करना पड़ेगा? मनुष्य को भटकना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ मनुष्य जितना भी जो अपना जो जीवन जी रहा है, अपना मनुष्य जहां पर रहता है वो कहां पर रह रहा है? बेलन नदी घाटी, सोन नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी। इससे हमको ये पता चलता है साथियों, मनुष्य मुख्य रूप से कहां रहता है? किसी ना किसी नदियों के किनारे रहता है। इसके बाद दूसरी चीज हमको क्या देखने को मिलती है? जो मानव है साथियों, मानव यहाँ पर क्या है? मानव एक शिकारी, अपने जीवन अभी भी जो जी रहा है साथियों, मानव यहाँ पर क्या जी रहा है? शिकारी जी रहा है। ये हमको सारे साक्ष्य कहां से मिले हैं? ये सारे जो साक्ष्य हैं साथियों, ये हमको मिला पूरा पाषाण काल। किसके? पूरा पाषाण काल के साक्ष्य से मिले सर। अब बात कर रहे हैं इसका जो पूरा पाषाण काल का जो समय टाइम पीरियड है, ये पूरा पाषाण काल का जो समय काल है, समय काल, पूरा पाषाण काल का हमको जो समय मिलता है साथियों, कि पूरा पाषाण काल का हमको समय क्या मिलता है? देखिए साथियों, यहाँ का जो समय मिलता है हमको एक अपरिचित समय, हमें पता नहीं कि मनुष्य की उत्पत्ति कब हुई थी, मनुष्य का जीवन कब प्रारंभ हुआ। वहां से लेकर अगर हम बात करें कि वहां से लेकर मतलब अनिश्चित काल की, मतलब जो काल हमें पता नहीं है, अननोन पीरियड है, वहां से लेकर बात करें तो 8000 बीसी का जो टाइम पीरियड मिलता है, मतलब ईसा मसीह के जन्म के 8000 साल पहले का जो टाइम पीरियड मिलता है, वो हमको कौन सा टाइम पीरियड मिलता है? वो टाइम पीरियड मिलता है हमको पूरा पाषाण काल। कौन सा टाइम पीरियड मिलता है साथियों? पूरा पाषाण टाइम पीरियड मिलता है। और इसी के बाद में हम अगर आगे की बात करें कि इसी के बाद में हम कौन सा पढ़ेंगे? इसी के बाद में हम पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल। तो देखिए साथियों, आशा है आपने ये उतार लिया होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। किसकी बात करेंगे साथियों? इसी के बाद में हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। तो देखिए, मध्य पाषाण काल क्या पढ़ेंगे साथियों? अब हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। मनुष्य को जरूरत क्या पड़ी कि उसने और इंसान अपने जीवन में सुधार कब करेगा साथियों? इंसान अपने जीवन में, आप मानिए पहले कोई फोन चलाते थे घरवा में, पहले जो कीपैड फोन चलता था कि आप किसी को मैसेज करेंगे तो टिक 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 करके मैसेज करते। क्या जरूरत पड़ी कि मनुष्य ने अपने जीवन में और सुधार? आपको क्या जरूरत पड़ी एंड्रॉइड फोन की? क्योंकि आपके जीवन में कहीं ना कहीं क्या रही? कोई ना कोई कमी रही। आप में के जीवन में अस्थिरता की कमी रही। अस्थिर का मतलब देखिए, मानिए कहीं खाना मिल रहा है तो ठीक है, मनुष्य का काम चल रहा है, पर केवल काम चल रहा है, उसकी सुख सुविधाएं उसको नहीं मिल पा रही। तो अपने जीवन में और भी अच्छा सुधार करने के लिए, अपने जीवन जीने के तरीके में और भी अच्छा सुधार करने के लिए मानव ने क्या करा? यहाँ पर अपने जीवन का नेक्स्ट कदम उठाया। उसी कदम को हम किसमें पढ़ेंगे? उसी को पढ़ेंगे हम मनुष्य अपने मध्य पाषाण काल के अंदर पढ़ेंगे। साथियों ये देखिए, जो मानव होता है ना, वो क्या होता है? खोज प्रकृति का होता है। समय समय पर क्या करता रहता है? इच्छाओं, कहता है ना कि इच्छा ही क्या है? जो इच्छा ही जो है कि आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे मनुष्य को क्या होगी? आवश्यकता होगी, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे मनुष्य को क्या होगी? किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मनुष्य क्या करेगा? उन चीजों का आविष्कार करेगा। आज आपको फोन की जरूरत है, अच्छे फोन की जरूरत, तभी तो अपन ने वैज्ञानिकों ने क्या करा है? एक नए फोन का, बड़े एंड्रॉइड फोन का आविष्कार करा। अगर आपको काम उसी फोन से चल रहा होता तो मनुष्य क्यों उन फोनों का आविष्कार करता? तो आवश्यकता क्या है? आविष्कार ही आविष्कार की जननी है। तो साथियों देखिए, हम क्या पढ़ेंगे? मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे। और मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड मिलता है, अगर हम समय की बात करें कि समय काल की बात करें, तो इसे मध्य पाषाण काल का जो हमको समय मिलता है, वो समय मिलता है साथियों 8000 बीसी से लेकर 8000 बीसी से लेकर
4000 BC तक का टाइम पीरियड मिलता है साथियों। ये टाइम पीरियड हमको कहां मिलता है? ये टाइम पीरियड हमको मध्य पाषाण काल का मिलता है। और इसी में अगर हम थोड़ी और आगे बात करें मध्य पाषाण काल में, तो मध्य पाषाण काल में देखिए पूरा पाषाण काल में मनुष्य पत्थरों पर निर्भर था, परंतु मध्य पाषाण काल में मनुष्य किस पर निर्भर है? पत्थरों पर निर्भर है। परंतु यहाँ जो मनुष्य के जो हथियार होंगे साथियों, पूरा पाषाण काल में मनुष्य के जो हथियार रहेंगे उनका साइज क्या रहेगा? काफी हद तक बड़ा रहेगा। क्या तो बड़ा, इससे हमको क्या जानकारी मिली थी कि मनुष्य जो शिकार कर रहा था वो केवल किसका शिकार कर रहा था? बड़े जानवरों का शिकार कर रहा था। परंतु अब यहाँ किससे जो मनुष्य के जो हथियार मिलने लगे वो हमको किस साइज में मिलने लगे? हमको मतलब छोटी साइज में मिलने लगे। तो दिखती बात है, अगर मनुष्य के हथियार हमको छोटी साइज में मिल रहा है, आज मनुष्य किसी चूहे को मार रहा है तो चूहे को मारने के लिए वो बड़े पत्थर का इस्तेमाल तो ना कर रहा है, चूहे को मारने के लिए छोटे साइज के पत्थरों का इस्तेमाल कर रहा है या छोटे साइज के पत्थर के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ से हमको क्या जानकारी मिलती है कि मनुष्य यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर मनुष्य क्या है? मनुष्य यहाँ पर भी क्या है? शिकारी है। यहाँ पर भी मनुष्य क्या है? यहाँ पर भी मनुष्य पूर्ण रूप से शिकारी है। और शिकारी के बाद में यहाँ पर भी मनुष्य किस पर निर्भर है? पत्थरों पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? पत्थरों पर निर्भर है। पत्थरों पर निर्भर है, परंतु इसके जो हथियार थे, हथियार या हथियारों का साइज क्या हो गया? अब हथियारों का साइज छोटे हो गया। मतलब यहाँ पर मनुष्य क्या कर रहा है? छोटे हथियारों का किसका उपयोग कर रहा है? यहाँ पर मनुष्य छोटे हथियारों का उपयोग कर रहा है, मतलब पत्थर के ही हथियार, परंतु हथियार आपको यहाँ पर क्या मिल रहे हैं? मनुष्य के यहाँ पर हथियार छोटे मिल रहे हैं। और इसके बात करें छोटों की बात करें तो हथियार छोटों में भी क्या? छोटों में एक शब्द यूज में दिया जाएगा माइक्रोलिथ। क्या प्रयोग में लिया जाएगा? माइक्रोलिथ। तो यहाँ पर मनुष्य के हथियार क्या है? छोटे। और छोटे के लिए हम कौन सा शब्द यूज में लेते हैं? माइक्रोलिथ। इसी के बाद में अगर और हम आगे बात करें तो हमें कहीं कहीं जगह किसके साक्ष्य मिले? अब मनुष्य यहाँ पशुपालन के, किसके साक्ष्य से मिले मनुष्य को? यहाँ पशुपालन के। हाँ, पशुपालन के साक्ष्य मिले, परंतु हमें अब ये पता नहीं चल पाया कि मनुष्य जो पशुओं का पालन करता था वो किस लिए करता था। केवल वो जो पशुओं को पालता था या किसी जानवरों को पालता था तो वो केवल मांस के लिए ही पालता था या दूध या किसी अन्य प्रकार की चीजों के लिए भी पालता था। तो इसके साक्ष्य हमको पूर्ण रूप से नहीं मिल पाए हैं, तो हम केवल यही मानेंगे अब मनुष्य पहले तो केवल इन पशुओं का क्या करता था? शिकार करता था, परंतु अब मनुष्य यहाँ पर यह भी सीख चुका है कि पशुओं से हमको क्या मांस के अलावा और भी बहुत सारी चीजें प्राप्त होती है। तो मनुष्य यहाँ पर क्या करने लग गया? पशु पालन करने लगे। और पशुपालन के जो साक्ष्य है ना साथियों, पशुपालन के साक्ष्य हमको कहां से मिलते हैं? तो अगर साक्ष्यों की हम बात करें कि इनके जो साक्ष्य मिल रहे हैं साथियों, इनके साक्ष्य हमको कहां से मिल रहे हैं? इनके साक्ष्य मिल रहे हैं आदमगढ़ से। कहां से मिल रहे हैं साथियों? आदमगढ़ से। और आदमगढ़ कहां पड़ता है? MP में। कहां पड़ता है साथियों? आदमगढ़। आदमगढ़ से हमको पशुपालन के साक्ष्य मिले। और इसी के दूसरे वो साक्ष्य मिले तो हमारे राजस्थान में एक जगह पड़ती है बागोर। दूसरी बात करें तो कहां से मिले पशुपालन के साक्ष्य? बागोर की सभ्यता से। हम पढ़ेंगे साथियों, हम जब राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे, जो हमारे राजस्थान के जो विद्यार्थी है उनके लिए हम राजस्थान की एक अलग से सीरीज लेकर आएंगे जिसमें आपके प्री और मेंस, चाहे RS की आप तैयारी करो जिसमें आपके प्री का सिलेबस हो चाहे मेन का सिलेबस हो, हम दोनों लेकर आएंगे। केवल प्री के सिलेबस की वीडियो लेकर आएंगे। उस वीडियो के अंदर हम ये करेंगे साथियों कि केवल प्री के जो सिलेबस करे उसमें आपके पटवार, ग्राम सेवक, कांस्टेबल या अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो तो आपको वो पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। और मेंस का जो पोर्शन लेकर आएंगे साथियों कि आपको मेंस में लिखना किस प्रकार से है, आपकी जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो राइटिंग प्रैक्टिस किस प्रकार की होगी, उसकी भी सीरीज लेकर आएंगे साथियों। तो जल्दी जल्दी हमें कोशिश करनी है, आप ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि बहुत जल्दी किसका ऑप्शन आ जाए? हमारे लाइव का ऑप्शन आ जाए। और कोशिश करेंगे कि मैं और मेरी फैकल्टी, जितनी भी जो कोचिंग की फैकल्टी है, सब आपको समय समय पर क्या है नियमित रूप से या रोज प्रतिदिन आपको बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा देंगे। हमने साथियों बहुत पहले एक मुहिम भी शुरू करी थी कि जो लॉकडाउन, हमारा जो चैनल हमने जस्ट अभी बनाया है, परंतु जो लॉकडाउन में हमने क्या करा था साथियों, जो लास्ट लॉकडाउन था उस लास्ट लॉकडाउन से मैंने और मेरे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, हम लोगों ने क्या करा था कि जो निःशुल्क शिक्षा दे रहे थे साथियों, निःशुल्क शिक्षा किस हिसाब से हमने कि वो पैम्पलेट रिलीज करे थे, उस पैम्पलेट के अंदर ऑनलाइन जो डिजिटल पैम्पलेट है उनको शेयर करा था। और वहां से अधिक काफी संख्या में करीब 1500 से ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने जोड़ा था। और अलग अलग बैच में, जैसे गूगल मीट के द्वारा या जो जूम ऐप है, इनके द्वारा हम अलग अलग जब 5-7 बैच बन गए थे, हमारे ज्यादा ही बैच बने थे। और हम क्या करते थे, सारे जो बैच होते थे उन सबको इस प्रकार का हमने एक सिस्टम करा था कि सारे बैच को हम क्या कर सके, हम शिक्षा दे सके साथियों, या हम डायरेक्ट उनको पढ़ा सके, जिसमें हमको ऑनलाइन आपका ऑनलाइन क्या हो रही है, बच्चों को लॉकडाउन के कारण उनकी पढ़ाई चलती रहे साथियों। ये
इसी को हम देखते हैं कि अधिकतर स्टूडेंट्स ने कहा है कि सर नियमित रूप से किसी रीजन के कारण अगर वो रोज नहीं आ पाते तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी स्टूडेंट्स ने कि सर आपकी जो वीडियोस है या अपनी क्लासेस की जो वीडियो सर आप यूट्यूब पे डाले तो बेचिंतरी ये साथियों पूरा जो सिलेबस है आपका पूरा सिलेबस एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा और कोशिश करी जाएगी आपके सिलेबस का जो वेटेज है वो काफी अच्छा वेटेज रखा जाए कि आप अगर यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो इतनी मैं गारंटी लेता हूं साथियों ये जो कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है आपके यूपीएससी के लिए क्या रहेगा बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा साथियों। और हालांकि यूपीएससी मेंस की जो वीडियो है या मेंस का जो सीरीज है बहुत जल्दी आपके लिए मेंस की सीरीज लेकर आएंगे जिसमें क्या रहेगा आपकी जो रिटर्न प्रैक्टिस है किस प्रकार से आपको क्वेश्चन अटेंड करने हैं तो उस पर भी हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। आइए हम वापस अपने टॉपिक पे लौटते हैं। कहां बात है तो ये पशुपालन के जो साक्ष्य मिले हमको कहां से मिले साथियों पशुपालन के जो साक्ष्य मिले हैं वो साक्ष्य मिले हमको बागोर से। और यहां पर देखिए साथियों यहां पर हमको पशुपालन के अलावा यहां पर अंतिम संस्कार किसके साक्ष्य मिले पशुपालन के अलावा अगर बात करें तो यहां पर मनुष्य क्या कर रहे हैं मनुष्य अगर जो जिसकी मृत्यु हो जाती थी तो मनुष्य यहां पर अंतिम संस्कार से भी क्या हो गया था वाकिफ हो गया क्या हो गया था अंतिम संस्कार से किससे परिचय हो गया था यहां पर मनुष्य अंतिम संस्कार से भी परिचित हो गया था या यूं कह सकते हैं अंतिम संस्कार में हम किससे यहाँ पर अंतिम संस्कार से भी परिचित हो गया था। परंतु अंतिम संस्कार में का मतलब ये नहीं कि वो मनुष्य को दफना रहा है क्या कर रहा है नॉर्मल वे में हमको क्या मिले यहाँ मनुष्य के मानव कंकाल मिले साथियों क्या मिले यहाँ पर हमको मानव कंकाल मिले क्या मिले हमको यहाँ पर इसी टाइम पीरियड का हमको मानव कंकाल मिले और मानव कंकाल की हम बात करें तो यूपी में दो जगह पड़ती है कौन सा सराय नहर अगर बात करें हम सराय नहर और दूसरी अगर हम बात करें सराय नहर के अलावा अगर दूसरी हम बात करें तो होता महदमा कहां से मिले महदा कहां से मिले सराय नहर और महदा से हमको साक्ष्य मिले और ये साक्ष्य ये कहां पर पड़ती है साथियों ये जगह पड़ती है प्रतापगढ़ में कहां पड़ती है प्रतापगढ़ की अगर बात करें प्रतापगढ़ कहां है यूपी में। तो देखिए साथियों हमको यहां से क्या प्राप्त हुए यहां से हमको मानव कंकाल प्राप्त हुए कहां से सराय नहर और बात करें महदहा से हमको क्या प्राप्त हुए यहाँ मानव कंकाल प्राप्त हुए। ठीक साथियों अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो आप मैं बोल रहा हूं तो आप कोशिश कीजिए साथियों अपने साथ जब आप बैठो तो अपने साथ पेन और कॉपी लेकर बैठो जिससे क्या रहेगा कि काफी हद तक मैं जो लिखवा ही रहा हूं पर इसके अलावा अगर आप अपने खुद के भी जो नोट्स बनाएंगे ना साथियों तो बहुत ज्यादा क्या रहेंगे आपके लिए यूजफुल रहेंगे साथियों। इसी के बाद में हम बात करें कि देखिए यहाँ पर मानो कहीं ना कहीं हमको यहाँ पर चित्रकारी भी मिल रही है। तो देखिए अगर चित्रकारी की बात करें तो मनुष्य क्या करते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं बात करें मनुष्य यहाँ पर क्या रहने लग गया था गुफाओं में रहने लग गया था और हमको बिम्बेटका से हमको क्या हुआ गुफा चित्रकारी प्राप्त हुई क्या प्राप्त हुई है गुफा चित्रकारी प्राप्त हुई क्या प्राप्त हुई है मनुष्य कहाँ रह रहा है और गुफा चित्रकारी मनुष्य गुफाओं में रह रहा है गुफाओं में क्या कर रहा है चित्र मतलब अपनी भावना को जो प्रदर्शन कर रहा है साथियों उस समय किसी प्रकार के शब्द तो हुआ नहीं करते थे मनुष्य ऐसा नहीं कि आपकी तरफ पेन और कॉपी लेकर बैठ और लिखने लग जाए नहीं साथियों यहाँ पर मनुष्य किसी प्रकार के शब्दों का कोई ज्ञान नहीं था केवल मनुष्य अपनी जो भावनाओं का जो प्रदर्शन करेगा वो किसके माध्यम से करेगा केवल रेखाओं के माध्यम से करेगा किसके माध्यम से करेगा मनुष्य यहाँ पर भावना का जो प्रदर्शन कर रहा है वो रेखाओं के माध्यम से कर रहा है। तो दिखती बात है रेखाओं के माध्यम से अगर भावना का प्रदर्शन कर रहा है तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगी चित्रकारी प्राप्त होगी। तो ये जो चित्रकारी प्राप्त हुई कौन सी रेखा चित्रकारी मनुष्य अपनी भावनाओं का प्रदर्शन किससे कर रहा है रेखाओं के द्वारा कर रहा है। तो जी हम समझ नहीं पाए हैं कुछ चित्र समझे जा चुके हैं कुछ चित्र समझे नहीं जा चुके और ये कहां से प्राप्त हुए ये बिम्बेटका की गुफाओं से कहां से प्राप्त हुए बिम्बेटका से प्राप्त हुआ। ये कहां पड़ता है ये भोपाल के अंदर पड़ता था तो कहां से भोपाल एमपी में। यहां से हमको किसके प्राप्त हुए यहाँ हमको गुफा चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुआ। साथियों देखिए मेरा जो लैंग्वेज है साथियों लैंग्वेज में अधिकतर जो बैच पढ़ाता हूँ इंग्लिश मीडियम के पढ़ाता हूँ साथियों तो हो सकता है जो हिंदी के जो शब्द लिखूंगी प्रॉपर वे में नहीं लिख सकूं परंतु कोशिश रहेगी कि ज्यादा स्पष्ट शब्द लिखने की। ठीक है साथियों आगे हम बात करें मध्यकाल में यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर भी मानव शिकारी एक बार वापस देख लें यहाँ पर भी मानव शिकारी है किस पर निर्भर है पत्थरों पर निर्भर है और मानव के जो हथियार होंगे यहाँ पर मानव के हथियार क्या हो जाएंगे मानव के हथियार यहाँ पर छोटी साइज के हो जाएंगे इसलिए उसको क्या बोलेंगे माइक्रोलिथ कहेंगे। मनुष्य यहाँ क्या कर रह चुका है मनुष्य यहाँ पशुपालन रह चुका मतलब मनुष्य क्या कर रहा है पशुओं को पालना भी सीख चुका है और इसके साक्ष्य हमको कहां से मिले आदमगढ़ एमपी से और बागोर की सभ्यता जो हम पढ़ेंगे राजस्थान में कहां से राजस्थान में प्राप्त
बागोर राजस्थान। इसके बारे में अगर बात करें तो मनुष्य कहीं ना कहीं किससे परिचित होगा, अंतिम संस्कार से परिचित हो चुका। तो अंतिम संस्कार से पूर्ण रूप से परिचित नहीं हो चुका था, क्योंकि हमको यहाँ से क्या प्राप्त हुए, यहाँ से मानव कंकाल प्राप्त हुए। और मानव कंकाल कहां से प्राप्त हुए, शहरनाई और महदमा से हमको क्या हुए, मानव कंकाल प्राप्त हुए। सराय नहर, क्या नाम है, सराय नहर और महदमा से क्या हुआ, हमको यहाँ मानव कंकाल प्राप्त हुए। ये कहां पड़ते हैं, ये जगह प्रतापगढ़ एमपी में पड़ती है साथियों। अगर साथियों आपका यूपीएससी ऑप्शनल में हिस्ट्री है तो साथियों मैप के अंदर कोशिश कीजिए, ये जो चीजें है साथियों मेरे यहाँ क्या मैप बनवा पाना पूरा पॉसिबल नहीं है, तो कोशिश कीजिए साथियों कि आप गूगल के द्वारा मैप निकाल कर क्या करें, उसी के अंदर मैप में ये जगह कहां कहां पड़ती है, क्योंकि यूपीएससी ऑप्शनल वालों के लिए मैपिंग जरूर आती है। और कोशिश कीजिए ये जो जगह है ये कहां बनाने की कोशिश कर सको, आप मैप में बनाने की कोशिश करो। बहुत जल्दी साथियों हम ये जो सारी जो चीज है ये आपको मैप के माध्यम से भी समझाएंगे, पर अभी जैसा है केवल आप उसको पढ़ते जाइए। आगे हम बात करें मध्य पाषाण काल की बात, मध्य पाषाण काल की बात हो गई, आगे हम बात करेंगे नव पाषाण काल की। किसकी बात करेंगे साथियों, अगर आगे हम बात करें नव पाषाण काल की, नव पाषाण काल की साथियों हमारा जो टेलीग्राम चैनल है प्रकाश क्लासेस ब्यावर, आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए और इसकी जो पीडीएफ है, आपको पीडीएफ नोट्स की पीडीएफ आपको ऑलरेडी वहां पर मौजूद हो जाएगी। इसके अलावा साथियों आपके जो क्विज है, जो एमसीक्यू टेस्ट है वो ऑलरेडी वहां आपके चलते रहते हैं। इसके अलावा हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम जो चैनल है वो इसी नाम से है, प्रकाश क्लासेस ब्यावर के नाम से। तो आगे देखिए साथियों हम आगे का जो पोर्शन है वो आगे का पोर्शन देते हैं नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। देखिए साथियों अभी भी मानव क्या है, अस्थिर है, अभी भी मानव अस्थिर है, क्योंकि अभी भी भोजन की तलाश में मानव कहाँ है, इधर से उधर भटक ही रहा है। उसकी जो रहने की जो जगह है वो भी क्या नहीं है, फिक्स नहीं है। परंतु धीरे 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 मानव क्या होने लग गया, एक ही जगह पर टिक कर रहने लग गया। अब मानव टिक के रहने का मतलब क्या है, मानव कब एक ही जगह पर टिक के रह सकता है। आप मानिए आप किसी पेड़ के ऊपर रह रहे हो, तो आज पेड़ यहाँ पर भी तो पेड़ कहाँ मिल जाएगा, कहीं और भी मिल जाएगा। मानिए आप जहां अभी हम अजमेर से लाइव है, तो साथियों अगर हम अभी अजमेर में हैं तो मानिए अजमेर में किसी प्रकार का मनुष्य को क्या नहीं मिल रहा है, भोजन नहीं मिल रहा, तो भोजन की तलाश में कहां चले जाएगा, भोजन की तलाश में मानिए मानव जयपुर चला जाएगा। तो दिखती बात है अब मानव क्या नहीं है, अभी भी क्या नहीं है, अस्थायी मतलब स्थायी नहीं है। अभी भी मानव के जीवन में किसकी कमी है, स्थायी की कमी है या स्थायित्व की कमी है। अब मानव, परंतु यहाँ पर सबसे जो मेन जो चीज, अभी भी मानव किसके ऊपर निर्भर है, अभी भी मानव पत्थरों पर निर्भर है। किस पर निर्भर है, पत्थरों पर निर्भर है, पत्थरों पर निर्भर है। अब मानो यहाँ पर किसकी खोज कर, आग की खोज तो पहले कर चुका था, पर पूर्ण रूप से यहाँ पर क्या आग का इस्तेमाल करना सीख गया था। और अगर आग का इस्तेमाल करना सीख गया है तो दिखती बात है मनुष्य, और यहाँ सबसे जो महत्वपूर्ण, जो मनुष्य ने जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य कर लेते, महत्वपूर्ण जिस चीज की खोज कर ली थी, तो यहाँ पर मानव ने किसकी खोज कर ली थी, यह बात करें तो यहाँ पर मानव ने कृषि की खोज कर ली। किसकी खोज कर ली साथियों, कृषि की खोज कर ली। मानव क्या करने लग गया, मानव यहाँ पर अब कृषि करने लग गया। देखिए मानव अगर कृषि कर रहा है तो दिखती बात है क्या होगा, मानव अगर कृषि कर रहा है तो अब एक ही जगह मानव को टिक कर रहना पड़ेगा जब तक तो फसल पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाए, या यूं कह सकते हैं कि जब तक फसल बन के पककर रेडी नहीं हो जाएगा पूरे, जब तक उसे उपयोग में नहीं ले, तो कम से कम 6 से 7 महीने मनुष्य कहां तक रहने लग गया, 6 से 7 महीने तक मनुष्य एक ही जगह पर टिक कर रहने लग गया। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि मनुष्य के जीवन में यहाँ क्या आ गया। अगर बात करें तो मनुष्य के जीवन में स्थायित्व क्या आ गया, मनुष्य एक ही जगह क्या रहने लग गया, एक ही जगह मनुष्य टिक कर रहने लग गया। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें कि यहां से हमको साक्ष्य कब प्राप्त हुए, तो जो नव पाषाण काल के जो साक्ष्य है ना साथियों, या सबसे पहले हम इसकी टाइम पीरियड की बात करें कि नव पाषाण काल का हमको जो टाइम पीरियड मिलता है, समय काल मिलता है, समय, इसके अगर समय काल की बात करें साथियों तो इसका जो समय काल हमको मिलता है वो क्या मिलता है, समय काल मिलता है 4000 बीसी से 2500 बीसी तक का टाइम मिलता है। क्या मिलता है, 4000 बीसी से लेकर 2500 बीसी का हमको ये टाइम पीरियड मिलता है साथियों। और देखिए इसमें अगर हम सबसे पहली बात करें कि जो नव पाषाण काल के जो साक्ष्य है ना साथियों, वो हमको कहां से प्राप्त हुए, वो हमको प्राप्त हुए 1860 की बात करें, कब की बात करें, 1860 ईस्वी की बात करें तो यूपी में एक जगह पड़ती है, कौन सी, यूपी में एक पड़ती है ठोस नदी घाटी। कहां से, ठोस नदी घाटी। तो ठोस नदी घाटी से क्या हुए, हमको नव पाषाण काल के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए। कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए, प्रथम साक्ष्य। तो नव पाषाण काल के हमको प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, ठोस नदी घाटी से प्राप्त हुए। और कब प्राप्त हुए, 1860 में प्राप्त हुए। यहां पर मानव किसकी खोज कर चुका था, यहां पर मानव खोज कर चुका था, यू बात करें कि मानव यहाँ पर
कृषि की खोज कर चुका था, तो लिख लीजिए कृषि की खोज, कृषि की कृषि की खोज। मानव या किसकी खोज कर चुका था, यहां पर मानव कृषि की खोज कर चुका है। और कृषि की अगर हम बात करें तो कृषि के जो हमको प्रथम साक्ष्य मिले, क्या मिले हमको, कृषि के साक्ष्य कहां कहां से मिले हैं साथियों। तो देखिए कृषि के अगर हम साक्ष्यों की बात करें तो प्रथम जो साक्ष्य मिले वो मिला हमको मेहरगढ़ से। कहां से मिला हमको प्रथम साक्ष्य, मेहरगढ़। और मेहरगढ़ कहां पड़ता है, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान वर्तमान में कहां है, पाकिस्तान के अंदर। कहां पर है, वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। और यहाँ पर हमको जो साक्ष्य मिले उनसे हमको क्या जानकारी मिलती है कि मनुष्य उस जमाने में कौन कौन सी फसलों से परिचित था। तो बात करें यहाँ पर मनुष्य जो गेहूं और कपास, तो यहाँ पर नवपाषाण काल जो मनुष्य की मुख्य जो फसलें थी कौन सी थी, जो गेहूं और कपास, ये क्या थी मनुष्य की मुख्य फसलें थी। इसके अलावा हमको साथियों यहां से हमको एक चीज और प्राप्त हुई है, तो देखिए मिटा दिए साथियों। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो यहीं पर ही हमको क्या प्राप्त है, यहाँ पर हमको मानव अस्थियां प्राप्त हुई है। अगली हम बात करें तो यहाँ से हमको क्या प्राप्त हुई है, इसी काल में हमकी मानव अस्थियां प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है, यहीं पर मानव की हमें क्या प्राप्त हुई है, अस्थियां प्राप्त हुई है। और अस्थियां हमको कहां प्राप्त हुई है, एक तो बुर्ज होम से प्राप्त हुई है। कहां से, बुर्ज होम। और दूसरी अगर बात करें बुर्ज होम के अलावा कहां से प्राप्त हुई है, तो ये बात के गुफ कराल से प्राप्त हुई। कहां से प्राप्त हुई है, गुफ कराल। और गुफ कराल कहां पड़ता है, ये जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। कहां पड़ता है, जम्मू और कश्मीर में पड़ता है साथियों। देखिए यहाँ पर जो अस्थियां प्राप्त हुई ना साथियों, यहाँ पर कुछ हमको कब्रें, बुर्ज होम में कुछ कब्रें इस प्रकार की भी प्राप्त हुई है कि मानव यहाँ पर अपनी अस्थियों के साथ क्या कर रहा है, यहाँ से जो हमको अस्थियां प्राप्त हुई है, यहाँ पर हमको कुछ अस्थियां ऐसे भी प्राप्त हुई जिनके साथ किसको दफनाया जा रहा है, यहाँ पर जानवरों को दफनाया जा रहा है। और जानवरों में किस जानवर को, कुत्ते को दफनाया जा रहा है। किसको, कुत्ते को। तो कहीं ना कहीं हमें इससे भी पता चलता है कि मानव का जो पशुपालन था, या सबसे पालतू जो जानवर था, तो सबसे पालतू जानवर कौन था, कुत्ता। यहाँ पर मनुष्य का पालतू जानवर किसे माना जाता है, कुत्ते माना जाता है। क्योंकि बुर्ज होम से हमको क्या प्राप्त हुई, कुछ कब्रों से किसकी अस्थियां प्राप्त हुई, कुछ कब्रों से हमको कुत्ते की अस्थियां भी प्राप्त हुई। तो इससे हमने इतिहासकारों ने यह आइडिया लगाया कि मनुष्य का जो पहला जो पालतू जानवर हुआ करता था, कौन सा जानवर हुआ करता था, कुत्ता पालतू जानवर हुआ करता था। इसी के बाद में देखिए साथियों अगर हम आगे बात करें तो हमें सर्वाधिक मात्रा में अस्थियां कहां से प्राप्त होती है, हमें अस्थियां प्राप्त होती है परंतु प्रचुर मात्रा में। कौन सी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में अस्थियां। हमको प्रचुर मात्रा में अस्थियां सर्वाधिक कहां से प्राप्त होती है, तो कहां से प्राप्त हुई, चिरांद। चिरांद कहां पड़ता है, बिहार में। प्रचुर मात्रा में अस्थियां कहां से प्राप्त हुई है, चिरांद मतलब बिहार से हमको क्या प्राप्त हुई है, प्रचुर मात्रा में अस्थियां प्राप्त हुई है। और इसी के बाद में अगर हम और बात करें तो हमको यहाँ पर कहीं ना कहीं इन जो कपास और गेहूं, इनके अलावा कहीं ना कहीं हमको किसके साक्ष्य से प्राप्त हुए, चावल के साक्ष्य से भी प्राप्त हुए। तो मनुष्य कहीं ना कहीं किसकी खेती से भी परिचित था, चावल के साक्ष्य से भी प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुआ हमको, चावल के साक्ष्य से प्राप्त हुए। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि मानव क्या था, यहाँ पर कहीं ना कहीं किससे परिचित था, चावल की खेती से परिचित था। और चावल के साथ हमको कहां से प्राप्त हुए, कोल्डी हवा से। क्या कहां से प्राप्त हुए, कोल्डी हवा से। हमको किसके साक्ष्य से प्राप्त हुए, चावल के साक्ष्य से। वही जो कोल्डी हवा से आती है ये कहां पड़ता है, ये पड़ता है प्रयागराज में। कहां पर, प्रयागराज में। ये जो क्षेत्र है कोल्डी हवा वाला क्षेत्र, यहाँ पर हमको कहीं ना कहीं क्या मिला है, चावल के साक्ष्य मिले। इससे ये आइडिया लगाया जा सकता है साथियों कि मनुष्य किस पर निर्भर था, मनुष्य कहीं ना कहीं चावल पर भी निर्भर था। ये भी कह सकते हैं मनुष्य चावल की खेती पर भी क्या था, चावल की खेती से भी क्या था, परिचित था। इसी के बाद में हम बात करें तो जो नवपाषाण काल का दक्षिण भारत में जो क्षेत्र है कौन सा, जो यू बात करें कि नवपाषाण काल का जो महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है, महत्वपूर्ण क्षेत्र की यू बात करें कि जो नवपाषाण काल है, नवपाषाण काल के कुछ ना कुछ हमको कहां मिले हैं, कुछ ना कुछ क्षेत्र हमको दक्षिण भारत में भी मिले। और दक्षिण भारत का एक जो क्षेत्र है दक्षिण भारत में कर्नाटक से, कहां से, कर्नाटक से क्या मिले, कर्नाटक से नवपाषाण काल के साक्ष्य से मिले। और कर्नाटक में क्या है, बेल्लोरी से। कहां से मिले, बेल्लोरी से। तो कर्नाटक के बेल्लोरी से भी हमको किसके साक्ष्य मिले, कर्नाटक के बेल्लोरी से भी हमको नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले। और नवपाषाण साक्ष्य कहां, दक्षिण भारत के अंदर कर्नाटक के बेल्लोरी से क्या मिले हमको, नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले। उसी के बाद में अगर हम बात करें साथियों आगे, उसी के बाद में अगर हम आगे बात करें कि और हमको क्या क्या प्राप्त हुआ इसी में, तो देखिए
वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए साथियों। मैं कोशिश करूंगा कि प्रतिदिन आपके लिए एक वीडियो क्या लेकर आ सकूं, रोज लेकर आ सकूं। देखिए साथियों, अभी तक मनुष्य जो था वो पत्थरों का केवल उपयोग किससे कर रहा था, केवल शिकार करने के लिए उपयोग कर रहा था। परंतु इसी नवपाषाण काल में मनुष्य किसका आविष्कार कर चुका है, पहिए का आविष्कार कर, किसका आविष्कार कर चुका, मैं यहां पर मनुष्य यहां पर पहिए का आविष्कार कर चुका है। अब पहिए का आविष्कार कर चुका साथियों, तो दिखती बात है मनुष्य अब जानवरों का जो उपयोग है वो केवल भोजन के लिए, किसी और चीज के लिए नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर मनुष्य जानवर कहीं ना कहीं जानवरों का जो उपयोग है किसके लिए कर रहा है, कहीं ना कहीं जानवरों का उपयोग यातायात के लिए भी कर रहा है। किसके लिए कर रहा है, यहाँ पर यातायात के लिए भी। मनुष्य यहाँ जो जानवरों का उपयोग कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है, कहीं ना कहीं यातायात के लिए उपयोग में कर रहा है। ठीक है, यातायात के लिए उपयोग कर रहा है। ये जो काल पड़ते हैं साथियों, कौन सा, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का जो अंतिम चरण है, ये जो अंतिम जो फेज मिलता है साथियों, इस नवपाषाण काल के अंतिम चरण के अंदर ही, अंतिम चरण में, नवपाषाण काल के अंतिम चरण में मानव ने किसकी खोज कर ली थी, नवपाषाण काल के अंतिम चरण में जो मानव है, मानव ने किसकी खोज कर ली थी, तांबे की खोज कर ली थी। किसकी खोज कर ली साथियों, तांबे की खोज की। किसकी खोज की, मनुष्य ने तांबे की खोज की। एक बार हम इसका पूरा ओवरव्यू लेते हैं साथियों। हमने जो पाषाण काल है, पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा। कौन सा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल में जो मनुष्य था, मनुष्य यहाँ पर क्या था, मनुष्य यहाँ पर शिकारी रहेगा। ठीक है, और दूसरी बात करें, शिकारी के साथ मनुष्य क्या है, आदि मानव है। दूसरी की अगर बात करें तो मनुष्य ने क्या कर लेता, दूसरा हम मध्य पाषाण काल की बात करें तो मध्य पाषाण काल में क्या था, मध्य पाषाण काल में जो मानव के जो औजार होंगे, मानव के औजार क्या रहेंगे, छोटे रहेंगे, माइक्रो रहेंगे। और यहाँ पर मानव क्या करने लगे था, पशुपालन करने लग गया था। और तीसरी अगर बात करें नवपाषाण काल की, नवपाषाण काल में मनुष्य का जीवन मतलब स्थायी रह गया था। स्थायी से बात करें तो मनुष्य का जीवन अगर अस्थायी रह गया था, तो अस्थायी के अंदर भी क्या, मनुष्य ने कृषि की खोज कर ली थी। देखिए साथियों, कृषि की खोज होने लगी तो दिखती बात मनुष्य के जीवन में क्या आ गया, कहीं ना कहीं यू बात करें, मनुष्य कृषि की खोज कर चुकी है, तो मनुष्य के जीवन में स्थायित्व आ चुका है। तो साथियों, आशा है आप लोगों को ये जो कंटेंट है पसंद आया होगा। अगर आपको चैनल कंटेंट अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए साथियों, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों। क्योंकि साथियों बहुत जल्दी, अगर जितनी जल्दी साथियों अगर हमारे जो सब्सक्राइबर्स है वो बढ़ जाएंगे, तो उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, जो नियमित जो लाइव वीडियो है, तो लाइव वीडियो बनाकर आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे साथियों। धन्यवाद साथियों।